धरती के निर्माण के बाद आदि मानव ने अपनी बातों को कहने के लिए पत्थरों पर तस्वीरें बनाई जो विभिन्न प्रकार की हैं। फूल, पत्तियां, जानवर, सामूहिक नाचते लोग। इन नाचते लोगों की कलाकृतियों से समझा जा सकता है कि संगीत की उम्र हजारों साल की है। भारत का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। 4 वेदों के बाद भारत में नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना गया है, लेकिन उसे कभी शास्त्र में वह वरीयता प्राप्त नहीं हुई। दुनिया पहले आई कि धर्म पहले आया कि कला, या धर्म के साथ कला, यह समझना समझाना मुश्किल है। पर यह भी एक सत्य है कि आज भी मौसीकी का मकसद ईश्वर की आराधना ही है, वो भजन के रूप में हो या कव्वाली गाकर। संगीत भौतिक विज्ञान है, रागों का, धुनों का, सुरों का। भारत का शास्त्रीय संगीत भारत की परंपरा में निहित है और समय की मांग के अनुसार इसमें कई बदलाव होते रहे हैं। भारत पर हुए आक्रमणों के साथ बाहरी संस्कृति पली बढ़ी, कुछ अपने साथ ले गई तो कुछ अपना छोड़ गई। संस्कृति, परंपराएं, धर्म, वेशभूषा और विज्ञान, कला हमेशा से स्वतंत्र रूप में ही पली बढ़ी। कला को ना कभी इतिहास के अवशेषों की जरूरत पड़ी, ना आधुनिकता की। कला ने अपने आप को हर परिवेश में समय के साथ खुद को ढाल लिया और कला ने अपने इतिहास को भी खुद ही सहेजा। हमने संगीत कहां से सीखा? प्रकृति से। प्रकृति हर जगह विद्यमान है, चारों दिशाओं में, हर जगह। उसे प्रस्तुत करने का तरीका अलग है, परंतु सुर वही सात हैं। सा से नी या डू से सिडो तक। भारत के शास्त्रीय संगीत का इतिहास भी सदियों पुराना है। समय बीतता गया और भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई घरानों का निर्माण होता चला गया। इन्हीं घरानों के गायकों ने अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने अंदाज में गायकी की, जो अलग अलग घरानों की एक ही राग की गायकी में मिलते फर्क से समझा जा सकता है, और अलग अलग रागों में भी। किराना घराने के संस्थापक संगीत रत्न मरहूम अब्दुल करीम खान साहब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में विशेषतः हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा को नए अंग दिए। वे कर्नाटक व पंजाबी शैली में भी पारंगत थे। साथ ही सारंगी, वीणा, सितार और तबले की भी तालीम उन्हें हासिल थी। 11 नवंबर 1872 मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील में जन्मे खां साहब ने गायकी की शुरुआत अपने पिता और अपने चाचा नन्हे खां के सानिध्य में शुरू की और उन्हीं से गायकी की बारीकियां समझी और हासिल की।
अब्दुल करीम खान साहब उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत के लिए एक पुल की तरह थे। 1889 में बेंगलोर के महाराजा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ौदा से बेंगलोर जा रहे थे। उनकी अचानक ट्रेन में तबीयत खराब हुई और उनको मीरज पर ही उतरना पड़ा। संगीत रत्न उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब बड़ौदा से मैसूर के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको बुखार आ गया, तो मीरज स्टेशन पर वो उतर गए। मीरज रेलवे स्टेशन पर उनका एक डॉक्टर ने मुआयना किया और उनको बताया कि ये जो बुखार है वो प्लेग का बुखार है। उस वक्त उस ज़माने में प्लेग पर कोई उपचार या ट्रीटमेंट नहीं थी, उसमें आदमी मर जाता था उस बीमारी में। तो उनको एक फ़कीर ने बताया कि यहाँ पर हज़रत ख्वाजा शमना मेरा की एक दरगाह है, वहाँ पर जाकर आप उनकी ज़ियारत कीजिए और उनकी खिदमत कीजिए। तो उसके हिसाब से वो दरगाह शरीफ में आए, ज़ियारत की, और मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहा है वो इमली का पेड़ है, वो इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और उन्होंने साथ में लाए हुए तानपुरे और साजिंदों के साथ अपना गाना शुरू किया। और 2-2.5 घंटे गाने के बाद उनको पसीना आ गया था और वो पसीना आने के बाद उनका वो बुखार चला गया था और वो प्लेग की गांठ भी गायब हो गई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई महारत्नों ने दरगाह पर अपनी हाजिरी लगाई है और अब यह मीरज की परंपरा में शामिल हो चुका है। मीरज शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक अलग पहचान रखता है। लगभग 84 सालों से किराना घराने के लोग गायन वादन पेश कर रहे हैं। मीरज में अंबाबाई का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ भी नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक शास्त्रीय गायन वादन के कार्यक्रम होते रहते हैं। मीरज में इतिहास प्रसिद्ध अंबाबाई का मंदिर, यहाँ पर 400 साल से पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर घट स्थापना से विजयादशमी यानी दशहरे तक शास्त्रीय संगीत का महोत्सव होता है और इसी मंदिर के अम्बा माता की सेवा करने के लिए देश भर से बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर अपनी संगीत सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दरगाह शरीफ में अब्दुल करीम खान साहब की बरसी होती है और उसी हिसाब से यहाँ पर भी अम्बा माता की सेवा करने के लिए कलाकार आते हैं। यह महोत्सव शुरू करने वाले जो लोग थे उसमें प्रमुख थे हमारे पिताजी उमर साहब मिराजकर, और हमारे घराने में ये 2 जगह जो हैं अब्दुल करीम खान साहब की बरसी और अम्बा माता की सेवा। मीरज सिर्फ मीरज नहीं है। मराठी के महान लेखक श्री राम गोस्वामी लिखते हैं, यह कर्म भूमि है धनवंतरी की, तपोभूमि है गायन कला की, संत फकीर गुरु वीरों ने यहाँ जन्म लिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मीरज का योगदान बहुत बड़ा है। मीरज कर्म भूमि है फरीद खान साहब की, मोइन खान साहब की, उनकी पूरी पीढ़ी की, जिन्होंने विश्व के सबसे बेहतरीन तानपुरे बनाए। तानपुरे ने ही भारत के शास्त्रीय संगीत को आज तक सुरों पर बनाए रखा है। बीते लगभग 200 सालों से मीरज में तानपुरा बन रहा है। विश्व के सबसे बेहतरीन भारतीय तंतु वाद्यों को बना रहे हैं, जिसमें सितार, रुद्र वीणा भी शामिल है। तानपुरा मतलब सारेगमपधनी, और जैसे हम कहेंगे कारपेट ऑफ नोट्स, मतलब जैसे सभी स्वर उसके अंदर है, कोमल, तीव्र, और भी जो अंतर्गंधार है, कैशिकी पंचम, काकरी निषाद, षटशुद्ध ऋषभ बोली, और भी जितने भी स्वर भेद है, श्रुतियाँ हैं, स्वर है, सभी का समावेश उस तानपुरे में है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कल्पना तानपुरे के बिना अधूरी है। तानपुरा बाकी वाद्य यंत्रों के बीच की खाली जगह को भरता है, अर्थात तानों और रागों के बीच की रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अगर तानपुरा नहीं लिया जाए तो सबसे पहले मतलब स्वर ज्ञान नहीं हो सकता। स्वर ज्ञान के लिए सबसे ज़रूरी है तानपुरा,
आप किसी बच्चों को तानपुरा दीजिए, उससे तानपुरे के हिसाब से अगर वो गाएगा तो वो स्वर कितना चढ़ा है, कितना उतरा है, उसकी सब प्रतिध्वनि उस तानपुरे से निकलती है। तो हमारे हिसाब से तानपुरे के बगैर तो आ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि और एक चीज़ है तानपुरे की खासियत है कि जो एक साइलेंस होता है संगीत का, वो मेंटेन कायम करता है। जब आप स्वर छोड़ते हैं तब वो स्वर जाके तानपुरे में विलीन होता है। तानपुरे के बिना रियाज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तानपुरा संगीतकार का अपना गुरु है, जिसके सानिध्य में संगीतकार अपना सही गलत समझ पाता है और एक सदा हुआ रियाज कर पाता है। तानपुरा बनाने का काम पूरी तरह हाथ से किया जाता है। एक एक चीज बड़ी जतन से की जाती है। तुम्बा लाने से लेकर तुम्बे पर उकेरी गई नक्काशी तो सुरों की झंकार तक मीरज के कारीगरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ जो परंपरा में जो तानपुरे थे वो सब मिर्च से बने। जैसे अभी अब्बास साहब के समय से, सतार मेकर के समय से हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों के तानपुरे हैं घर पे। उस समय एक और भी थे तानपुरे बनाने वाले, लेकिन सब मिर्च से ही बनते थे, क्योंकि यहाँ की लकड़ी और उसकी बनावट, उसकी फिनिशिंग और जो हमें जो डिमांड्स चाहिए थे तानपुरे में कि उसकी जो बराबर उसकी जवारी सही होना है, या जोड़ा का तानपुरा है उसमें इतनी आस चाहिए, उसमें इस तरह के स्वर चाहिए, इस तरह का उसमें रेजोनेंस चाहिए, ये सब हमारे हिसाब से मिरज में बिल्कुल फिट होते हैं। और तानपुरे बनाने की तो परंपरा ही है, तो जो परंपरा का मतलब ये कि एक एक्सपीरियंस है बनाने का, वो पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहा है। यहाँ तो कम से कम 4-5 पीढ़ी है तानपुरे बनाने वालों की। तो ये बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा योगदान है संगीत के लिए। और हमारे परंपरा में, मतलब हमारे घर में, हमने हमेशा मिर्च के ही तानपुरा प्रेफर किए। यहाँ वहाँ के भी बहुत देखे, लेकिन यहाँ की लकड़ी, यहाँ का तुम्बा और यहाँ के तानपुरों की जवारी जो हमको जैसे सच के दिखती है, वो दूसरे जगहों में नहीं दिखती है। मीरज में तानपुरा बनाने वालों की अब 6वीं पीढ़ी काम कर रही है। फरीद खान साहब सिकलीगर और उनके बाद उनकी अगली पीढ़ी ने भी तानपुरा बनाने के फन को आगे बढ़ाया। खानदानी परंपरा में महारत हासिल कर उसको वैसे ही आगे बढ़ाना भी एक कला को जीवित रखना है। तानपुरा का इतिहास बहुत पुराना है। तानपुरे और सितार में किए गए छोटे बड़े बदलाव संगीत और आज की आवश्यकता के आधार पर मीरज के सितार मेकर ने किए हैं और आगे भी इनके शोध लगातार जारी हैं। फरीद साहब सितार मेकर, उनका यहाँ के जो कारपोरेशन ने ये हमारे यहाँ पे रोड पे नाम भी दिया है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की इसलिए। और उसके बाद में हम यहाँ पे मतलब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होते गए, वैसे अभी हमने इसमें एक अलग अलग एक निर्माण मतलब अलग अलग ये ऐसे किया है कि हमने बिना तुम्बे का फ्लैट उड़न तानपुरा बनाया। उसके बाद में मतलब जितना शॉर्ट हो सके और ट्रैवलिंग के लिए सहज हो, वो इस हिसाब से हमने एक तानपुरा मतलब हमारे एक जनरेशन में एक नया अलग से बनाया। मिरज मेड मतलब हम बनाते हैं, और इसका जो ये तुम्बा जो है ये एक फल ही है, मगर ये खाने के लिए नहीं होता यूज़, ये थोड़ा कड़वा होता है खाने के लिए। ये जो पम्पकिन होता है तो इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि ये जो तुम्बा है, ये तुम्बा पंढरपुर करके एक यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे एक गांव है, उसके आसपास के खेड़ों में नदी के किनारे वो फल आता है, और बी निकाल के अंदर वो थोड़ा साफ सफाई करके लेके उसके बाद में जब ये सूखने के बाद में इसको ये गला फिक्स कर लेते हैं। ये पहले तो कच्चा फिटिंग करते हैं जब गीला होता है, तब जब सूखने के बाद में ये जो गला पार्ट है, इसको जब जॉइंट होता है तुम्बा और ये गला, पहले ये पार्ट का यूज़ होता है, तो वो उसको गला ये होने के बाद में इसको फेविकॉल से, जो मार्केट में जो फेविकॉल मिलता है उससे हम चिपका देते हैं। और वो चिपकाने के बाद में उसको एक केमिकल लगाते हैं कि उसको कीड़ा ना लगे। एक उसके पास एक मूर्छित करके एक प्रकार आता है, वो भी एक दवाई है,
तो वो एक प्रकार है, वो भी यूज़ करते हैं। पहले से हम मोर्चूत वगैरह यूज़ करते हैं। अभी कुछ एडवांस दवाई भी आई है जिसकी वजह से वो तानपुरे के तुम्बे को जो कीड़ा लगता है वो ना लगे, इसी से हम से वो प्रोसेस करते हैं। फिर इसके बाद में ये 7 पत्तियां हम चिपका लेते हैं। ये इसका खाली एक ही काम है, ये शो के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो ये बिठाने के बाद में ये फिर आती है दान की प्रोसेस। ये तानपुरी का जो दान है ये 3x4 का हम एक स्लैब बनाते हैं। उसके बाद में 1 इंच बाय 4 1/4 ऐसे स्लैब बना के अंदर से ये होलो होता है और ये ऊपर से ये अलग अलग पार्ट हम चिपकाते हैं। ये हो गया फिर दान का पार्ट। जब दान का पार्ट रेडी होने के बाद में इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से उसको फेविकॉल लगा के हम डोरी से उसको बांधते हैं। ओवरनाइट पूरा सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद में इसको शेप देते हैं। शेप देने के बाद में ये जॉइंट इसको जुड़ा के लेते हैं। ये जॉइंट जो है इसको जुड़ा के लेते हैं। फिर जुड़ाने के बाद में उसकी ये मेजरमेंट के हिसाब से इसको ये तबली बना लेते हैं। तबली बनाने के बाद में इसको वो तबली का शेप देके तबली की थिकनेस अंदर से कितनी हॉलो रखना है। हम जो लकड़ी यूज करते हैं वो रेड सेडार है, उसको बोलते हैं रेड सेडार इंग्लिश में। म्यूजिकल लैंग्वेज में तून की लकड़ी बोलते हैं। तून की लकड़ी ये जो आती है ये कर्नाटक से आती है क्योंकि वो लाइट वेट होती है और तुम तानपुरे के साउंड के लिए बहुत बढ़िया। फिर जो स्ट्रक्चर जब होता है ये सब बांधेंगे पार्ट, उसके बाद होता है शेप। इसको भी पूरा बांधने के बाद एक 8-10 घंटे सुखाने के लिए रखते हैं। उसके बाद में ये शेप के हिसाब से पूरा ये हम घिस के लेते हैं। घिसने के बाद में ये पूरा डिजाइन का काम होता है। डिजाइन का काम होने के डिजाइन का काम के लिए तकरीबन 3-4 दिन 6 दिन लगते हैं। डिपेंड्स ऑन डिजाइन, कैसा डिजाइन करना है उस पर डिपेंड होता है। वो हिसाब से हम ये डिजाइन करते हैं। और डिजाइन होने के बाद में होता है पॉलिश। इसका जो पॉलिश होता है वो नेचुरल पॉलिश होता है। इसमें कोई भी ऐसे केमिकल वगैरह नहीं होता। जैसे कि स्पिरिट जो है उसको लैक करके एक आता है जो वो नागपुर गोंदिया में बनती है और वहाँ वो उसमें मिक्स करके एक पॉलिश तैयार करते हैं। तो रेडीमेड पॉलिश जो होता है वो तानपुरे के लिए नहीं चलता, जैसे फर्नीचर में यूज़ करते हैं। तो इसको पॉलिश का काम होता है। पॉलिश होने के बाद में ये फिर जो डिज़ाइन होती है तो इसको हम स्क्रैप करते हैं। पॉलिश होने के बाद में ये डिज़ाइन जो है, जैसे कि ये डिज़ाइन जो है ये हम स्क्रैपिंग करते हैं। स्क्रैपिंग के बाद में आता है ये खूंटियों पर। फिर हम ये खूंटियों बिठा के लेना है। फिर उसके बाद में ये एक पार्ट होता है, ये 2 पार्ट इसको चिपकाना है। फिर उसके बाद में ये तार लगाना है। फिर उसके बाद में ये जवारी और ये सेटिंग। ये इतना तानपुरे का प्रोसेस है। तकरीबन हम तानपुरा बनाने के लिए जब शुरू करेंगे तो कम से कम 20 दिन लगते हैं। एक तानपुरा बनाने के लिए 20 से 25 दिन तो लगेगा। छोटी सी आबादी वाला मीरज सितार व तानपुरे के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। मीरज में एक गली सितार मेकर गली के नाम से मशहूर है। यहाँ की दुकान में बैठे जवान और बुजुर्ग रंगों को बनाते और इन दुकानों में टहलते कारीगरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की रीढ़ की हड्डी है। इन मामूली से दिखने वाले लोगों की उंगलियों में वो जादू है जो तानपुरा या सितार के तार से निकलकर आपकी रूह में उतर जाता है। कुछ दुकानें तो 100 वर्षों पुरानी भी है। मीरज का इतिहास भारतीय संस्कृति का एक अनूठा पहलू है। कुछ तथ्यों के अनुसार अरबी और पर्शियन संगीतकार इस वाद्य यंत्र को भारत लाए। फिलहाल लगभग 50 परिवार यहाँ सितार बनाने का काम कर रहे हैं।
बनावटी या कृत्रिम रागों ने थोड़ी आधुनिकता तो दी है, लेकिन असलियत से दूर कर दिया। मीरज में लगभग 400 से 500 तानपुरा व सितार बनते थे, लेकिन कुछ वर्षों में यह संख्या घट गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे आने की वजह से असल तानपुरे के महत्व पर फर्क पड़ा है। फिर भी सभी जाने माने कलाकार गुणीजन हाथों से बने तानपुरे का ही इस्तेमाल करते हैं। वे इसी के इस्तेमाल की सलाह भी देते हैं। अभी दूसरे तानपुरे भी, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे भी, लेकिन वो बात पैदा नहीं होती। जो आपने स्वर छोड़ा, वो तानपुर में जाके मिल गया, उसका एक आनंद कुछ और ही होता है। इसलिए तानपुरा होना ही आवश्यक है। मतलब बहुत ही आवश्यक नहीं, मतलब बगैर तानपुरे के मैं नहीं सोच सकता कि कुछ ये, या जो सुर की जो परिकल्पना थी या रागों का जो विस्तार था, वो तो तानपुरे से ही आया है, तो उसके बगैर बात नहीं चल सकती। अब्दुल करीम खान साहब की वजह से मीरज को ज्यादा पहचान मिली और यंत्रों को और बेहतर बनाने के लिए शास्त्रीय संगीत की समझ, सुरताल की समझ देने में भी अब्दुल करीम खान साहब का बड़ा योगदान रहा है। सिकलगीरों से तानपुरे की यात्रा में एक बड़ा योगदान यहाँ के पटवर्धन राजघराने का भी रहा है। उन्होंने आर्थिक तौर पर जरूरी सामान मुहैया कराने में इन कारीगरों की मदद की। सिर्फ भारत में ही नहीं, यहाँ के बनाए तानपुरों और सितारों की धमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। मीरज में तानपुरे की यात्रा करते हुए यह महसूस हुआ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में जितना योगदान संगीतकारों का है, उतना ही योगदान इन कारीगरों का भी है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुर से भटकने ना दिया, वैसा ही उसे बनाए रखने में आज तक प्रयासरत है। कोई भी तान बिना तानपुरे के पूरी नहीं, और इस बात में भी कोई शक नहीं कि मीरज का भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपना अमूल्य योगदान है। क्या